मतलब ये है कि बी हो चुका है, अब ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सुनो, उस वाले केस में क्या करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय यहां पे हमारे पास ये पी बी आता है। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका मतलब ये होता है कि ए इवेंट हो चुका है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भैया ये हमारे पास होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारे पास ए और बी डिपेंडेंट इवेंट है तब हमारे पास ये होता है, पर अगर ये इनडिपेंडेंट हो जाए, मतलब इफ यहां पे ये हो जाए कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना, अगर हमारे पास ये क्या जाए इंडिपेंडेंट हो, है ना, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, सुन, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये होता है पी ए इंटू पी बी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो आपसे ये बोला जाए कि पी ए बाय बी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, है ना, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय पी बी। और आप देखेंगे सुन, पी बी से पी बी कैंसल, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, पी ए के बराबर होगी। इसी प्रकार से अगर आपसे ये बोला जाए कि बी बाय ए की वैल्यू निकालो, तो सुन यहाँ पे हमारे पास अगर देखेंगे तो ये आएगा पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास पी ए आएगा, तो सुन ये से कैंसल, तो यार यहाँ से हमारे पास ये पी बी के बराबर होगा। सुन, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना, अगर बाई चांस हमारे पास इंडिपेंडेंट हो तो उस वाले केस में पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। अगर हमारे पास यहाँ पे इफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट, अगर हमारे पास ये दोनों इवेंट यहाँ पे क्या है बेटा, डिपेंडेंट है, आप बोलोगे सर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे पता पड़ेगा, तो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा यहाँ पे, है ना। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो होती है पी ए और ए के होने के बाद बी, है ना, मतलब ये इस प्रकार से होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। सुनो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहले हमारे पास यहाँ पे बी हो जाए और बी के होने के बाद फिर ए हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे सुन, इसका फार्मूला यहां से हमारे पास ये आता है, जब इस पी ए को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर आपको ए बाई बी की वैल्यू निकालनी तो पी बी को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो सुन, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जब हमारे पास जो इवेंट है वो डिपेंडेंट है तब हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे निकलता है। इसमें कुछ क्वेश्चन समझेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इवेंट इंडिपेंडेंट है तब हमारे पास इसकी वैल्यू इसके बराबर ही हो जाती है। इसमें एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। इफ एन ओड नंबर कम्स अप ऑन अ टॉसिंग अ डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बीइंग प्राइम नंबर। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक डाइस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसके जो आउटकम आएंगे वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे भैया, ये आएंगे, राइट। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओड नंबर आ चुके हैं, बताओ अब प्राइम नंबर आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। मतलब ये पूछा जा रहा है कि इफ एन ओड नंबर कम्स अपॉन टॉसिंग अ डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ प्राइम नंबर। मतलब ओड नंबर आए, बताओ ओड में से अब प्राइम नंबर आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा कि अगर मैं बात करूं, ए हमारे पास यहाँ पे इवेंट है जो ये डिनोट करता है कि यहाँ पे ये ओड नंबर आ रहा है, और बी हमारे पास ये डिनोट करता है कि प्राइम नंबर आ रहा है, दैट इज 2 3 5। अब आपसे ये पूछा जा रहा कि भैया ओड नंबर आ चुका है, बताओ अब वो प्राइम नंबर हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुनो, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी ए। अगर आप देखेंगे सुन, इसके ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, यहाँ पे हम कॉमन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 and 5 आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सुन ये 6 है, तो यहाँ से हमारे पास होगा 2/6, है ना, क्योंकि 2 इवेंट है आउट ऑफ 6। एंड हम बात करें सुन ए के बारे में, तो यार ये आएगा हमारे पास 3/6, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 2/3 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इफ एन ओड नंबर कम्स अपॉन अ टॉसिंग अ डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ प्राइम नंबर। तो बेटा जब हमारे पास एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे पहला जो सैंपल स्पेस बन रहेगा, यहाँ पे जो कि इवेंट का सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारे पास बनेगा ओड का, और इस ओड में से प्राइम नंबर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इस ओड के अंदर 2 ही हमारे पास प्राइम नंबर हो रहे हैं आउट ऑफ 3, तो 2/3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हम इस तरह से भी यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, बट अगर आप मैथमेटिकल करना चाहें तो दिस इज द वे टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करता हूं, मतलब कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम समझेंगे यहाँ पे। अ बॉक्स कंटेन 4 बेड एंड 6 गुड ट्यूब्स
मतलब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि 4 तो हमारे पास बैड ट्यूब्स है और 6 हमारे पास यहाँ पे गुड ट्यूब्स है। 2 आर ड्रॉन आउट फ्रॉम द बॉक्स, मतलब 2 हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एट ए टाइम। वन ऑफ देम इज टेस्टेड एंड फाउंड टू बी गुड, मतलब हमने एक निकाला और टेस्ट किया और वो गुड निकला है, राइट। What is the probability that the other one is also good? मतलब पहला हमारे पास गुड निकला है, बताओ दूसरा भी गुड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। कुल मिला के आपको ये निकाला कि फर्स्ट हमारा गुड निकला है, सेकंड भी गुड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ये भी क्या होगा, सुन ये ए और ये बी है, तो हम क्या करते हैं, सुन पी जी इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा पी जी। मतलब दोनों के दोनों हमारे पास गुड हो, तो आप देख रहे सुन टोटल 10 है ना, और 10 में से हम यहाँ पे 2 निकाल रहे हैं और दोनों ही गुड हो, तो बेटा ये आएगा 6C2 डिवाइडेड बाय 10C2। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। और नीचे बोल रहा है कि एक गुड हो, है ना, क्योंकि जी एक ही बार आ रहा है, तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे, टोटल 6 है, 6 में से हम यहाँ पे एक गुड होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये आएगा 6C1 डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास 10C1। तो इस प्रकार से हम इसकी यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाय 10 × 9 अपॉन ये आएगा 6 बाय 10। सुन आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो जब आप करेंगे तो ये आएगा 6 × 5 अपॉन 10 × 9 एंड सुन ये 10 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे। अगर आप देखेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, सुन 5/9 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, है ना, मतलब 20% यहाँ पे क्या करते हैं, सुन इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तो इंग्लिश में फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है, सुन 20%, दैट इज 0.2, राइट। नेक्स्ट है 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, है ना, तो 15% स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर फेल्ड हो रहे हैं, दैट इज 0.15। नेक्स्ट आपको ये गिवन है कि 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दोनों में फेल है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये 0.1 दे रखा है। और जब यहाँ पे दोनों की बात करी जा रही, मतलब यहाँ पे एंड आएगा, मतलब इंटरसेक्शन आएगा, है ना, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडम इफ ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज आल्सो फेल्ड इन इंग्लिश। मतलब एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया, वो मैथमेटिक्स में फेल है, बताओ वो इंग्लिश में फेल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, है ना। मतलब मैथ्स में फेल हो चुका है, ये नॉन है, अभी इंग्लिश में फेल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा P इन E इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये आ जाएगा PM। बेटा हमारे पास E इंटरसेक्शन M की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.1, और M की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दैट इज 0.15। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 10/15, तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा 2/3। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, उन कंटेंट 10 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल, द 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द उन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। सुन विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक बॉल निकाली, उसके बाद उस बॉल को हम बाहर रखेंगे, उसके बाद सेकंड बॉल निकालेंगे, मतलब उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, है ना। और जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आती तब यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट, मतलब आपसे पूछा रहा है कि दोनों की दोनों बॉल यहाँ पे व्हाइट हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा कि P W इंटरसेक्शन W, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होगी। तो अगर आप इसको देखें तो यार यहां से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी PW एंड W, उसके बाद ये W। भैया ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अगर आप मैथमेटिकल इसको चेक करें, सुन पहली बॉल हमारे पास यहाँ पे व्हाइट है। अगर इस बॉक्स को हम दिखाएं यहाँ पे, तो इस बॉक्स में हमारे पास 10 तो व्हाइट है और 5 ब्लैक बॉल है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, सुन एक बॉल निकाल रहे हैं और वो पहली बॉल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, व्हाइट आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 10C1 डिवाइडेड बाय 15C1। अब क्या हुआ, सुन एक बॉल आपने निकाल ली और बाहर रख दी, तो हमारे पास जो वापस ये सैंपल स्पेस होगा, ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 9W एंड 5 ब्लैक बॉल, है ना, क्योंकि एक तो आपने निकाल ली, अब उसको अंदर नहीं डाल रहे हो, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, राइट। तो हमारे पास अब ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे बोला जाए कि पहली तो व्हाइट निकाल ली, अब दूसरी भी व्हाइट हो, तो बेटा जैसे अब दूसरी बॉल व्हाइट निकालोगे यहाँ पे, तो वो भी व्हाइट होनी चाहिए, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या है, सुनिए आएगा 9C1 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास ये आएगा 14C1, क्लियर है। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 10 इंटू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 10 ही होगी, 9 डिवाइडेड बाय 15 इंटू
14 हो जाएगा। इसमें उसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 एंड 3 ये आ जाएगा, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/7। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वैसे देखा जाए शॉर्टकट में तो सुन यहाँ पे ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो अगर हम यहाँ पे 2 बॉल निकाले, दोनों की दोनों वाइट आ रही है, तो नॉर्मली देखा जाए तो इसका आंसर ये आता है 10c2/15c2, है ना। हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 10 × 9 डिवाइडेड बाय 1 × 2 अपॉन 15 × 14 डिवाइडेड बाय 1 × 2। बट इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर वो कभी आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर ये जो थ्योरम है इससे मैं बताने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 cards are drawn 1 by 1 without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that one is red queen and other is black king? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये बोला जा रहा है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि पहला जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रेड क्वीन, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक किंग, है ना, ये पूछा जा रहा है, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये नहीं बोला जा रहा है कि पहला किसको निकालना, राइट। तो हमारे पास 2 केस यहाँ पे बन सकते हैं ना। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों वाइट वाइट बोल थी, तो यार पहली वाइट निकालो दूसरी वाइट निकालो, बात बराबर है। पर यहां पे ये नहीं बोला जा रहा है कि पहले आप क्वीन निकाल रहे हो या पहले आप किंग निकाल रहे हो, क्लियर है। तो सुन इस वाले केस में हम यहां पे क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि भैया पहले तो मैं क्वीन निकालूं, उसके बाद मैं किंग निकालूं। भैया ये हो सकता है हमारे पास, जहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास रेड क्वीन है, ताकि ठीक रहेगा ना। प्लस या फिर हमारे पास ये हो सकता है कि मैं पहले किंग निकालूं और किंग निकालने के बाद मैं यहां पे क्वीन निकालूं। भैया ये हो सकता है, भाई 2 चांस हो सकते हैं यार यहां पे, है ना, समझ रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, सुन यहां पे एक तो रेड क्वीन निकाल रहे हैं, दूसरा ब्लैक किंग निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है, आपसे पूछा रहा है कि भाई दोनों आए, राइट। तो यहां पे क्या रहा है, एक तो हमारे पास रेड क्वीन है, दूसरा हमारे पास ब्लैक किंग है। तो हम क्या करेंगे, सुन पहले क्वीन निकालें फिर उसके बाद किंग निकालें, या फिर ऐसा हो कि पहले किंग निकाल लें उसके बाद हम क्वीन निकालें। तो ये हमारे पास होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सैंपल स्पेस के बारे में तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। इन टोटल कार्ड में से हमारे पास यहाँ पे बात करी जाए तो सुन देखा जाए तो सुन यहाँ पे हमारे पास 2 रेड क्वीन होती है और यहाँ पे 2 ब्लैक किंग होते हैं। बाकी हमारे पास रिमेनिंग जो कार्ड्स है उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सुन बाकी हमारे पास यहाँ जो 48 होंगे वो यहाँ पे और दूसरे कार्ड हो सकता है। आपसे ये बोला जा रहा है कि भैया हमें तो रेड क्वीन चाहिए और ब्लैक किंग चाहिए, है ना। तो भैया 2 रेड क्वीन होती है और 2 ब्लैक किंग होता है ना, बाकी रिमेनिंग 48 कार्ड कुछ भी हो सकता है, क्लियर भैया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला वाला हमारे पास यहाँ पे क्या निकले, रेड क्वीन निकले। जैसे हमने रेड क्वीन निकाला तो भैया टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी क्वीन है, 2 है, तो ये आएगा 2। हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2c1 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आएगा सुन 52c1। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने यहां से हम एक क्वीन निकाल ली, जैसे ही आपने एक क्वीन निकाली तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा 48। बेटा ये 1 क्वीन बची और ये हमारे पास 2 किंग बचा, क्लियर है। अब क्या हो, सुन नेक्स्ट आप यहां पे क्वीन निकाल चुके हो, अब आपको किंग निकालना है ब्लैक वाला, राइट। तो ब्लैक वाला किंग अगर आप निकालेंगे तो सुन यहां से हमारे पास क्या होगा, किंग तो हमारे पास 2 ही है, तो बेटा ये आएगा 2c1 डिवाइडेड बाय, अब जो हमारे पास कार्ड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 51c1, है ना भाई। पत्ते 51 हो गए ना। अब क्वीन ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, ये ध्यान देने की जरूरत है। या फिर हमारे पास ये हो सकता है कि पहले हम किंग निकाल लें। जब आप पहले किंग निकालोगे तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 2c1 डिवाइडेड बाय 52c1। अब आप पहले किंग निकाल चुके हो, जब पहले किंग निकालोगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा उसमें ये यहां आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। तो उस वाले केस में हमारे पास नेक्स्ट अब क्वीन आए तो बेटा ये क्या होगा, ये आएगा हमारे पास 2c1 अपॉन 51c1 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2c1 2 होता है, ये 4 अपॉन 52 इंटू 51 हो जाएगा, प्लस ये भी हमारे पास 4 अपॉन 52 इंटू 51 हो जाएगा। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 52 इंटू 51। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट इज 2/663 इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आपने ऐसा करा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करा। अरे भैया दोनों व्हाइट निकल रहा था, यहाँ पे दोनों अलग अलग निकल रहा है, इसलिए हम इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा
प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसका आंसर भी मुझे कमेंट करिएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट CUT PG एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो आप हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी क्लासेस की बहुत सारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की सीरीज है वो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। If you're a web designer, here are 4 Wix Studio features you gotta know. So first on the list, section grid. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप BSc कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी में, जो कि बेस्ट थ्योरम होता है। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B दे रखी है तो उसका जो इन्वर्स है वो हमें निकालना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A आपको निकालना है या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसका कंसेप्ट आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सुन, बेस्ट थ्योरम होती क्या है और कैसे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट थ्योरम होती क्या है। इफ एन इवेंट A occurs with any of the event B1, B2, B3, Bn, then we can find the probability of A by the following rule. Suppose B1, B2, Bn are mutually exclusive event whose union is sample space। मतलब जैसे आप B1, B2, B3, Bn का यूनियन ले रहे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना रहा है और हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देन फॉर एनी event A related to the B1, B2, Bn, then PA is equal to PBI plus PA conditional probability BI। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा ज्ञान बांट दो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा इस कंसेप्ट को। मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी है, 3 अलग अलग वेंडर A, B और C से बोल्ट मंगवाती है। A जो है वो 30% मंगवाती है, B से वो 40% मंगवाती है एंड C से वो यहाँ पे 30% मंगवाती है, राइट। ये मतलब इसको यहाँ पे प्रोडक्ट मंगवाती है, राइट। पर यहाँ पे क्या है, जो A है ना उसके साथ एक गड़बड़ है। A क्या करता है, इस 30% के साथ 2% डिफेक्टिव भेजता है। B जो है वो 3% डिफेक्टिव भेजता है और जो C है वो 5% डिफेक्टिव भेजता है, राइट। ठीक है, मतलब ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि भैया ये डिफेक्टिव भेजेंगे ही भेजेंगे। क्लियर है, आता है इनके इसमें, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुन, ये सब प्रोडक्ट यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, राइट। सब के सब प्रोडक्ट यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब क्या हो रहा, बोल्ट एक जैसे हैं, पता नहीं पड़ रहा है कि कौन सा A का है, कौन सा B का है और कौन सा C का है। हमने क्या करा, रेंडमली एक प्रोडक्ट यहाँ से उठाया और वो निकला डिफेक्टिव। तो वो A का डिफेक्टिव हो, वो B का डिफेक्टिव हो, वो C का डिफेक्टिव हो, इसको हम निकालेंगे बेस्ट थ्योरम से, राइट। बट अगर हम एक प्रोडक्ट यहां से निकालते हैं, यार वो डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो उसको मैंने अभी जो बताया उस फार्मूले से यहां पे निकालते हैं। मतलब वो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है। मैं आपके सामने इसको समझा के बता दूं एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें यहां पे हमारे पास गिवन है कि A जो है वो हमारे पास 30% देता है, दैट इज 0.3। B जो है वो हमारे पास यहाँ पे 40% देता है, दैट इज 0.4। C जो है वो यहाँ पे देता है 0.3, दैट इज 30%। अब हमारे पास ये गिवन है कि जो A है ना इसके प्रोडक्शन में डिफेक्टिव निकलता है कितना भैया, वो निकलता है हमारे पास 0.02, है ना। उसके बाद आपको दे रखा है कि जो B का प्रोडक्शन है उसका डिफेक्टिव निकलता है यहाँ पे, मतलब ये डेटा हमारे पास है 0.03 और C का जो डिफेक्टिव है वो यहाँ पे निकलता है 0.05। ये हमें पता है, राइट। आपसे पहला ये पूछा जा रहा कि भैया हमने रैंडमली एक प्रोडक्ट यहां से उठाया, बताओ यार वो डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब PA D/A, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। P D/B प्लस PC P D/C, राइट। ये हमारे पास डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं। अगर मैं इसको निकालूं यहाँ पे तो कितना आएगा भैया, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.3 इंटू दिस,
तो ये आएगा 0.3 इंटू 0.02 प्लस ये आएगा हमारे पास 0.4 इंटू 0.03 एंड ये आएगा हमारे पास 0.3 इंटू 0.05, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा 6 और 12 18 और 15 15 और 15 23 और 33। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.033 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भैया ठीक है यार, आपने ये तो निकाल दिया कि डिफेक्टिव कितना होगा, बताओ जो भी हमने डिफेक्टिव यहां से हमने निकाला वो ए का डिफेक्टिव हो, वो बी का डिफेक्टिव हो, वो सी का डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा कि भैया ठीक है यार, आपने डिफेक्टिव तो निकाल दिया, राइट, आपने यहां पे क्या कर दिया, डिफेक्टिव तो निकाल दिया, बताओ ये डिफेक्टिव ए का हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये डिफेक्टिव बी का हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये डिफेक्टिव जो है ये सी का हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। इसमें यहां पे बेस थ्योरम का कंसेप्ट निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दे रखा है डी बाय ए, है ना, अब आपको निकालना क्या, ए बाई डी, है ना, मतलब इसकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी। जब ऐसा करना होता है तो हम यहां पे बेस थ्योरम यूज करते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा सर ठीक है यार, बात तो समझ में आ गई, सर वैल्यू कैसे निकालेंगे। भैया कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे क्या करना है, जो ए बाई डी तो इसको पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहां पे हमारे पास जो फार्मूला होगा, देखो कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको हम सीधा यहां पे आएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। मतलब क्या करेंगे भैया, ये हमारे पास आएगा पी ए इंटू ये आएगा पी डी बाय ए प्लस पी बी पी प्लस ये आएगा हमारे पास पी बी पी डी बाई बी एंड ये आएगा हमारे पास पी सी एंड पी डी बाई सी, है ना भैया, समझ रहे हो ना। हमें इसका निकालना है तो डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना भैया। हम पी ए को डी बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.006 आएगा, डिवाइडेड बाय हमने टोटल प्रोबेबिलिटी तभी निकाल रखी, दैट इज 0.033। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 6/33, राइट। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वाले को मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, है ना। वो ऊपर रख देंगे भैया, इससे पहले वाले में क्या करा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, राइट। हमें ये निकालना है कि जो भी डिफेक्टिव निकला वो बी का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो भैया क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास पी बी पी डी बाय बी डिवाइडेड बाय ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, इसको मैं सीधा पी डी लिख रहा हूँ ना, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना मुश्किल नहीं भैया, इसका मतलब यही है टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सुनाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए आएगा 0.012 डिवाइडेड बाय 0.033 आ जाएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास 12/33, राइट। आपसे ये बोला जाए कि भैया जो भी डिफेक्टिव निकला वो सी का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाले को इससे क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया ये आएगा पी सी इंटू पी, यहाँ से हमारे पास ये आएगा डी बाई सी डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा पी डी, मतलब वही टोटल वैल्यू, है ना बेटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू 0.05, तो बेटा ये आ जाएगा 0.015 आएगा, डिवाइडेड बाय ये आएगा 0.33, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो वापस हमारे पास 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि सिर्फ डिफेक्टिव हो इसके क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम ये कंसेप्ट लगाएंगे। अगर आपसे बोला है कि भैया यहाँ से हमने एक प्रोडक्ट निकाला, वो डिफेक्टिव निकला, बताओ वो ए का डिफेक्टिव हो, बताओ वो बी का डिफेक्टिव हो, बताओ वो सी का डिफेक्टिव हो, उस वाले केस में बेस थ्योरम यूज आती है। दिस इज द टोटल कंसेप्ट ऑफ दिस क्लास, राइट। मैं आपके सामने